मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हरियाणा बोर्ड द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर इशू किए गए हैं, आज हम उनको करवाएंगे। जो 2023-24 का जो पेपर है प्रैक्टिस सेट, जो बोर्ड ने सेट कर रखा है उसको करवाएंगे। और बोर्ड में जो पेपर में कुछ ऐसा ही पैटर्न भी वही आएगा, कुछ क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। इसमें आधार गणित का जो आधार का जो पेपर है, यानी कि बेसिक जिसने ले रखा है वो पेपर, उसके लिए तो हमारे इसमें वही है। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है। और इसमें क्वेश्चन है, हाँ, इसमें 5 सेक्शन है। सेक्शन इसमें कितने हैं? 5। सेक्शन ए वो क्या है? इसमें इंग्लिश में है, हिंदी में है? हाँ, ये है। 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में क्या है? फर्स्ट सेक्शन 1 से 20 तक जो प्रश्न है, सब 1 नंबर के MCQ हैं। 19वां और 20वां असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। वो इसके बाद सेक्शन बी है, वो 21 से 25 तक है। VS वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2-2 नंबर। सेक्शन सी में जो 26 से 31 तक है, और उसमें है 3-3 नंबर के। सेक्शन डी में 32 से 35 तक जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, प्रत्येक जो है 5 नंबर का है। और लास्ट जो सेक्शन ई में है 36वां और 38वां, 2 क्वेश्चन इसमें, ये 4-4 नंबर के, ठीक है। तो शुरू करें सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक P और Q इस प्रकार है, P की वैल्यू AB² और Q की वैल्यू A³ ये दे रखी है, तो इसमें क्या है? एलसीएम निकालना दोनों का। एलसीएम एक्सएम तो दोनों में जो कॉमन होता है एचसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों को भाग कर दे, सॉरी, जो दोनों से भाग हो जाए। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों से भाग हो जाए। तो एलसीएम में दोनों ही समाहित होते हैं। अगर ये वेरिएबल है तो डिग्री को देखते हैं। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? ए और A³ में बड़ी डिग्री क्या है? A³। A 20 और B में बड़ी डिग्री 20, तो ये एलसीएम हो, ठीक है। यदि अक्षर है तो बड़ी डिग्री लेते हैं, वो एलसीएम हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी, ये ठीक है। सेकेंड, यदि एलसीएम 91 और 26 का एलसीएम दे रखा है 100, तो 2 संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? एलसीएम इंटू यही होती है। इसमें 2 संख्या ब्रैकेट में से दे रखे हैं, 2 संख्या 91 और 26। इसमें और क्या है? एचसीएफ, ये कितना है? सॉरी, एलसीएम दे रखा है 182, एचसीएफ निकालना। 8 2 91 दूनी 182 और 2 13, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ऑप्शन कौन सा है? ए, वही है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसका रूट हो जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। फोर्थ क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के 5x² - x + 4 के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा यानी कि दोनों क्या कर रखिए? गुणा। ये शून्यक है और शून्यकों की गुणा, गुणनफल क्या होता है? P, वो क्या होगा? C/A। इसमें A की वैल्यू 5, B की वैल्यू क्या है? -1 और C की वैल्यू 4। क्वेश्चन वही है, देखो कुछ थोड़े नए उसमें आउटलुक में दे रखे, बात वही है। इसमें शून्यक के नाम दे दिए, 2 शून्यक है अल्फा बीटा, और शून्यकों की गुणा निकालनी है। तो क्या होगा? C की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, और A की वैल्यू क्या है? 5, 4/5। कौन सा ऑप्शन? बी।
ये ठीक है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? 2 किसका है? वैसे दो मूल ऐसे भी के, लेकिन दोनों में 2 किसका है? इसमें देखते 2 रख के देखो, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 रखो 4 दूनी 8, क्या बराबर आता? 5 4 9 में से 8 गया, 0 के बराबर नहीं आता, ये नहीं। इसमें 2 रखोगे 4 3 दूनी 6 माइनस 12, 6 4 10 माइनस 12, ये भी 0 के बराबर नहीं आता। ठीक है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तीसरा देखो, यहाँ रखोगे x का मान 2, 2 दूनी 4 के 2 से गुणा कर, और यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 6। देखो अब 4 दूनी 8, 7 दूनी और 6, 8 और 6 कितना होगा? 14, और 7 दूनी 14, 14 में 14 गए, तो ये 0 के बराबर आता है, तो ये इसका मूल है, ऑप्शन सी, ये ठीक। छठा, उस एपी का 18वां पद बताओ जिसके पहले 2 पद दे रखे, पहले 2 पद दे रखे, ये पूरी एपी नहीं दे रखी, और हमें निकालना 18वां पद। अब इसमें क्या है, सारांतर क्या होगा? भला 2 दे रखे, लेकिन 2 है ना, घटा लो, हमें 2 एक से सारांतर चाहिए। 1 में से माइनस क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 7 हो गया ना। अब 18वां पद निकालना, 1 कम करो पहले और सारांतर से गुणा कर दो 7, और प्लस में क्या करोगे? पहला पद तो है हमारे पास। 17 119 माइनस 6 कितने हो गए? 113। ऑप्शन कौन सा है? ए, ये ठीक। 7वां बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होगा? 0 0, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था इसमें, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका रूट ले लो, यही था मूल बिंदु से। क्या होगा? 13 का रूट, ऑप्शन डी। आकृति डी समांतर है बीसी में, ईसी किसके बराबर है? अब ये देखो, इसमें समांतर है तो बीपीटी थ्योरम थेल्स पर में लगेगी, थेल्स पर में ये देखो दुगना है, तो ये भी क्या होगा? दुगना। 1 का दुगना क्या होगा? इसका मतलब 2 है, ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, ये ठीक। 9वां, दिए गए चित्र में ओ ए बी ओ के अंदर केंद्रित वृत्त की एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, यदि ओ ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है? 6 सेंटीमीटर, ओ ए की 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालनी, त्रिज्या आर। अब इसमें 2 भुजाएं दे रखी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम द्वारा निकाल लें, लेकिन ये एक कोण दे रखा है, एक भुजाएं, तो हम लाल बटे कक्का उससे निकालेंगे। कौन सी साइड निकालनी है? हमने वृत्त की त्रिज्या आर निकालनी है, जो निकालनी है वो ऊपर, और जो दे रखी है वो नीचे। क्या बटा क्या लिख दिया? समकोण होते हैं क्या? लंब बटे बर लिख दिया, क्या होता है? साइन थीटा। थीटा कितना है? 30। तो आर बटे 6 बराबर साइन थीटा और 1/2। आर पर गुणा कर दो, आर बराबर 1/2 गुणा 6, 2 दिया तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है? ए। ऐसे भी आ सकता है। 10वां, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, केंद्र से, अब ये है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, स्थित एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई है 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी, कैसे निकालोगे? माइनस करोगे ना, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 25 माइनस 9 16, 16 का रूट क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 11वां, एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये देखो, ये छेदक रेखा, स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा, और ये छेद जो कर जाए छेदक रेखा, यानी कि सीकेंड क्या होती है? इसको सीकेंड छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक या सीकेंड रेखा। 12वां, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ये सत्य है या असत्य है? देखो 0 डिग्री में कितना होता है? 0। 30 डिग्री में 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। 45 डिग्री में 1/2 वर्गमूल 2,
1 बटा वर्गमूल 2 रेशनलाइज करोगे वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 बटा 2 और ये 1.414 बटे 2 ये 0.7 लगभग ये बढ़ता है। हाँ और ये 60 में कितना होगा 60 डिग्री में वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 3 का मान है 1.732 और बटे में 2 2 8 16 ये देख रहे हो तुम पहले 0 फिर 0.5 फिर 0.7 फिर 0.8 जैसे जैसे कोण बढ़ गया है तो साइन का मान भी क्या होगा बढ़ रहा है और कोस में उल्टा होगा क्योंकि कोस को उल्टे लिखते हैं ना उसमें जैसे जैसे बढ़ता है वो कम होता जाता है। तो इसमें क्या है जैसे जैसे थीटा बढ़ता साइन में बोला साइन का मान तो बढ़ता है ये तो है 70। यदि यहाँ कोस होता तो ऐसा तो कोस में तो अच्छा ये 13वां 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर इसका मान निकाला किसके बराबर है वैसे तो इसका 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर और 1 प्लस ये cosec स्क्वायर ठीक है। साइन कोस में बदलेंगे ये क्या होता है 1 बटा cos स्क्वायर है और ये क्या होता है 1 बटा sin स्क्वायर है। इसको उल्टा करके लिखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर है और इसको उल्टा कर दो sin स्क्वायर a बाय 1 तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होगा ये tan स्क्वायर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा है डी। 14वां यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है sin थीटा माइनस cos 0 है sin थीटा cos को उधर ले जाओ cos थीटा बराबर। अच्छा ये बताओ इसमें से इन चारों कोणों में से कोण का मान निकालो थीटा का मान थीटा कौन सा मान जिसमें ये दोनों वैल्यू बराबर होती है 45 में होता है दोनों साइन 45 और कोस 45 की दोनों की वैल्यू क्या होगी वर्गमूल 1 बटा वर्गमूल 2 दोनों बराबर में होती कौन से मान में होती है 45 में तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45 ठीक है। इसका एक और तरीका है जैसे हम साइन थीटा बराबर कोस थीटा इसको नीचे ले आओ साइन बाय कोस थीटा बराबर क्या रह गया 1 साइन बटे कोस क्या होगा tan थीटा 1 tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री ऐसे मिलेगा ठीक है। 15वां 12 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का अवलंबन कोण अब 12 मीटर ऊंची टावर है वहां से अवलंबन कोण ऊपर कोई खड़ा है तो अवलंबन कोण पहले तो यहाँ से रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे देख ये जमीन ये अवलंबन कोण कितने डिग्री का है यहाँ से 30 डिग्री का तो ये 30 है तो ये गिरेगा अवलंबन कोण में है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम एंगल दोनों साइड में लिखते हैं लिख लेते तो नीचे वाला है ठीक है। तो टावर के शीर्ष से बिंदु की दूरी शीर्ष से बिंदु की दूरी इस बिंदु की दूरी क्या निकालना हमने कर्व निकालना ठीक है। आई डोंट नो इसमें निकालना क्या होगा जो साइड निकालनी है वो ऊपर ये PA और जो B1 है वो नीचे H बाय P कर्ण बटे लंब क्या होता है बोलो साइन का उल्टा कोसेक 30 डिग्री ये कोसेक है PA बाय 16वां क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना ये त्रिज्याखंड का कोण ये है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय पाई का मान 22 बटे आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर 6 और थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 0 से 0 6 6 से ये 6 कैंसिल तो ये कितना हो गया 22 छिक्का 132 और बटे में 7 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है। 17वां क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है चाप की लंबाई निकालनी है। अब चाप की लंबाई यानी इसको एल बोलते हैं क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180 और हम लोग भूल गए पाई की वैल्यू 22 बटे आर कितना है 21 और थीटा 60 बटे 180 काट दो 0 से 6 3 18 3 7 21 7 से 7 कैंसिल हो गया कितना आ गया 22 सेंटीमीटर तो ये है 22 सेंटीमीटर। 18वां क्वेश्चन
पासों के जोड़े, अब इसमें एक पासा नहीं, एक में तो 6 होते हैं, और यदि 2 पासे हो तो टोटल कितने होंगे? एक में 6, 2 में कितने? 6 6 36 होंगे। ठीक है, दो संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी जिनका योग? अब 2 गिट्टी फेंक देते हैं। अब 2 गिट्टियों में टोटल ऑफ सम, टोटल ऑफ 10 कैसे कैसे आ सकता है? एक में तो पहले में क्या क्या होगा? दोनों का जोड़ है ना, 10 आना चाहिए। 5 के बाद 4 6, क्योंकि 7 सबसे कम 4 होता है। यदि इसमें 4 है तो उसमें 6 हो सकता है। यदि पहले में 1 लेंगे दूसरा 9 तो हो ही नहीं सकता। 10 कब कब हो सकता है? देखो हम यहाँ से कह रहे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू करेंगे, ये 6 तक हो सकते हैं। पहले में 1 आ सकता है, फिर दूसरे में 9 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 से ही है, ये नहीं हो सकता। 2 आ सकता है, फिर दूसरे में 8 आ सकता है, जोड़ 10 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, दूसरे में 6 होगा। एक बार सीधा लिखो, एक बार उल्टा लिखो, हो गया 4 से। 4 के बाद 5 और दोनों दूसरे में 5, फिर आगे 6 तो ले लिया हमने। तो कितने ही केस होंगे? 3 हो गए ना। 1 में 5 दूसरे में 5, दोनों का 10 होना चाहिए टोटल। हाँ, ये टोटल ऑफ दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए। अब कितने होंगे केस? 3 बटे में टोटल कितना है? कितने आ गए? 1/12। तो ऑप्शन क्या है? सी। ये 19वां और 20वां क्वेश्चन के लिए दिशा निर्देश प्रश्न संख्या 19 और 20। अभिकथन ए के बाद तर्क, असर्शन और उसका रीजन दे रखे हैं। उसमें ए बी सी डी में से सही विकल्प चुनो जैसा कि नीचे दिया गया है। फर्स्ट क्या है? अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं तो ए लिखोगे, जबकि आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, उसके लिए क्या होगा? आंसर ए। बी क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और तीसरा क्या है? ए सही है, आर गलत है। और चौथा डी कब लिखोगे? जब ए गलत है और आर सही है। ये देख लिया तुमने। हाँ, 19वां क्वेश्चन क्या है? आवाज में बचो। अभिकथन ए, यदि 2 गोलों का आयतन 27:8 है। अब गोलों का आयतन देखो, आयतन लिखोगे ना तो फार्मूला क्या है पता है तुम्हें? ये होता है 4/πr क्यूब। आर क्यूब होता है, त्रिज्या का क्यूब होता है। तो किसका क्यूब है ये? 3 का क्यूब। इसका मतलब रेडियस क्या है? त्रिज्या क्या है? 3। और दूसरे का रेडियस क्या है? 2। यानी कि उसकी त्रिज्याओं का जो रेशो है वो 3:2 है। और इसका यदि सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो होता है 4πr², यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर है। समझ में आ रही है ना? तो ये क्या क्या कह रहा है? अब रेडियस का ये रेशो है तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसका स्क्वायर करोगे 9:4 आना चाहिए। तो ये क्या करता है? देखो, ये 2 गोलों का आयतन 27:8 है, त्रिज्या का अनुपात ये हो गया, हमने देख लिया ना अनुपात में। तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 3:2 के अनुपात में। क्या ठीक का आयतन का ये है तो त्रिज्याओं का ये हो गया, और यू के क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। यो गलत कहता है, ये त्रिज्याओं का अनुपात है। क्षेत्रफलों का तो क्या होगा? 9:4 होगा। गलत कह रहे हैं। तो ये नहीं कि अभिकथन ये गलत है। आगे क्या कहता? तर्क देखो क्या शरीर से। गोले का आयतन ये होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, पता हमें ये होता है। ये ठीक कह रहा है लेकिन ये गलत है। यदि दोनों में से एक गलत है तो उत्तर होगा सी या डी। दोनों में से एक गलत है तो उत्तर होगा सी या डी। यदि दोनों ठीक हैं तो उत्तर होगा ए या डी। समझ में आ गई? एक तो बात क्लियर होगी, दोनों ठीक है तो ए या बी, दोनों गलत है तो ठीक है। तो उत्तर कौन सा है?
अब क्या कहता है, ए तो गलत है और बी ना, ए तो गलत है और आर क्या है, सही है। तो उत्तर कौन सा है, बोलो। ए गलत है, आर सही है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, अब इसको देखो 20वें में अभिकथन असर्शन क्या है। अभिकथन क्या है, यदि बारंबारता बंटन का माध्यक बहुलक, ये माध्यक और ये बहुलक है, तो उसका माध्य 148 हो। इसके लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला होता है। इसमें रख के देखते हैं क्या ये ठीक है। ये माध्यक और बहुलक दे रखा है, माध्यक और बहुलक इसमें रखो। 3 गुणा माध्य कितना है 150 माइनस 2 गुणा माध्य कितना, माध्य देखिए 148। इसमें देखो 15 45 450 माइनस 2 8 16 2 चौक 8 1 9 2 एकम 2 घटाओगे 4 5 1। ये बहुलक ही आता मोड, बहुलक ये बहुलक आता नहीं आ गया। तो ये तो कह रहा है ठीक कहते हैं। माध्यक बहुलक ये दे रखा है और माध्यक ये दे रखा है, इससे हमने देख लिया कि रिलेशन ठीक है। क्योंकि अभी रिलेशन क्यों ठीक है, बिकॉज ये फार्मूला अप्लाई होता है इसलिए ये ठीक है। समझ में आ गई। इसका मतलब है ये जो कथन है ए और तर्क दोनों ही सही है, और ये जो ए है आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या है। तो इसमें कौन सा होगा, देखो कथन ए तर्क आर दोनों सही है, तर्क आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ए होगा। इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था, बी, और इसका आंसर क्या है, समझ में। ये है सेक्शन बी। शुरू कर रहे हैं हम। अब ये 2-2 नंबर के हैं, 5 प्रश्न हैं। 21वां, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी की वैल्यू निकालनी, फार्मूला क्या होता है इसमें, अनेक के लिए तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। वैल्यू पुट करो, p माइनस 3 x को छोड़ दो, नीचे x को छोड़ोगे t बराबर, इसमें y को छोड़ो 3 बटे, हाँ ये कोएफिशिएंट x और y कोएफिशिएंट, और लास्ट में क्या है p बाय 12। अब एक एक करके देखो, ये तो आसान है। r पर गुणा करोगे p स्क्वायर 12 की 36, p की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 6। एक तो याद पहले 2 से, लेकिन इसमें 2 वैल्यू है। इसमें कितनी है, 2 वैल्यू, हमें तो एक वैल्यू चाहिए। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी आर पार गुणा p स्क्वायर माइनस 3p और बराबर क्या होगा 3p। 3p को भी इधर ले आओ, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 3p इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस 6p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू क्या होगी, p माइनस 6, आइदर p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 6। दोनों को 0 के बराबर रखोगे, p का मान तो 0 और p बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब दोनों में कॉमन देखो क्या चीज है, इसमें एक तो प्लस का 6 और एक तो माइनस का 6। अब दोनों में कॉमन देखो क्या चीज है, प्लस का 6। तो दोनों में हमें देखा फ्रॉम 1 and 2 p इज इक्वल टू क्या होगा 6। ये p की वैल्यू है। 21वां क्वेश्चन, x y का मान निकालना, बिल्कुल सिंपल।
x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, यही है ना। और सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे? x में क्या होता है माइनस, और यहाँ कहाँ लिख के y इज इक्वल टू, उसमें माइनस नहीं होता, ऐसे लिखते हैं। पहले बटे वाला लिखो, x और y को ऑप्शन 3 एकम 3 और माइनस 2 दूनी 4, लेकिन माइनस 4 है, हमने निशान बदलना है प्लस के 4, ठीक है। इसमें नीचे वही आएगा 3 प्लस 4। x की वैल्यू निकालोगे, x को दबाओ, माइनस 24, 12 दूनी 24 माइनस के 24 और 3x माइनस 3 है प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें y की वैल्यू निकालो तो y को दबा लो, 12 एकम 12 और माइनस 2 है तो प्लस 2 आगे वैल्यू, ये माइनस 21 और बटे 7 7 से 21 माइनस का 3। इसमें क्या है 12 और 2 14 बटे 7 7 दूनी 14, y की वैल्यू 2। 22 और बिंदुओं -3 10 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 की जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना, जब रेशो निकालना हो तो हम क्या करते हैं k/1। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये दो बिंदु है -3 10, चलिए स्टेटमेंट तो समझ लो, ये दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, ये कोई भी उसको एक तीसरा बिंदु और है ये -1 6, ये किस अनुपात में बांटता है, ये बात समझ में आ गई है। ये पॉइंट तो है ये, लेकिन ये किस रेशो में ये बांटता, पॉइंट तो निकाल रखा है, रेशो नहीं है, रेशो निकालना। अब वही है रेशो लिख लिया हमने, इन पॉइंटों को उल्टा करके लिखोगे, क्या लिखोगे -8 ना सॉरी 6 -8 और इधर क्या लिखोगे -3 10। अब इसके पॉइंट निकालोगे, बोलो ये पॉइंट निकलेगा, इसमें ए लिख लो, ये बी और ये क्या होगा सी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अब क्या होगा बोलो 6 के और इधर x की वैल्यू निकाले -3 और बटे में दोनों रेशो उसका सम, y की वैल्यू निकालो -8 के और प्लस 10 और दोनों रेशो की, ये सी आ गया, क्या आ गया ये, वैसे तो सी इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए -1 और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, तो एक वैल्यू ले लो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, के सेम आएगा, किसको लोगे बोलो पहले, तो क्या होगा, परंतु सी बराबर -1 6 ये गिवन है। अब रख दो 6 के -3 के 3 और अपन k + 1 इज इक्वल टू -1 -1 बाय 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6k - 3 -k -1 k को इधर 6 और प्लस k -1 प्लस 2 7k इज इक्वल टू, ये 3 है सॉरी 3 -1 2 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी 2/7, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2/7/1। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2:7, ये रेशो, ठीक है, यहाँ लिख दिया होता है अनुपात यानी कि रेशो k/1 2/7/1 या 2/7, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर एस और टी इस प्रकार बिंदु है कि कोण पी बराबर आर टी एस, अब एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, इस पर पी आर पर एस और क्यू आर पर क्या है, दो बिंदु इस प्रकार हैं
P को मिला, ये एंगल P, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है? RTS, ये इसके इक्वल, ये कोण इसके बराबर है। ये वैसे तो एक्सरसाइज 6.3 उसका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, छठे चैप्टर में सही है। हाँ तो एंगल दोनों को बराबर दे रखा है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप, ये सिद्ध करनी है। त्रिभुज RPQ बड़ी त्रिभुज समरूप है RTS दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ये शो करना है। तो शुरू करो। दत्त में तो गिवन में तो यही है स्टेटमेंट लिखो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंड ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रूफ, प्रमाण। प्रमाण क्या हो? इसको ध्यान से देखो, कोण R किसके बराबर है? इसका मतलब ये एंगल तो दोनों का कॉमन है, ठीक है। त्रिभुज, ये त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में एंगल R क्या है? उभयनिष्ठ को या कॉमन, ठीक है, कॉमन है, त्रिभुज से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। दूसरा एंगल क्या कहता है? P और T ये बराबर है। एंगल P और एंगल T ये तो बराबर दे रखे हैं, एंगल P और T ये तो दे रखे हैं, ये तो लिख दो। एंगल P इक्वल टू RTS, ये दिया गिवन, ठीक है। दो एंगल, वैसे दो एंगल से हम समरूप लिख सकते हैं, तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा, जो Q और S ये तो अपने आप ही, दो एंगल काफी होते हैं समरूप करने के लिए। इसलिए त्रिभुज RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, AAA ऊपर में दो कोणों से हम समरूप। 24वां क्वेश्चन, यदि sin A माइनस B बराबर 1/2 और cos A प्लस B बराबर 1/2, ये है 8.3 से है। ये तीसरा सवाल है 8.3 का, तीसरा तो नहीं है, बाकी तीसरे जैसा है, शायद एग्जाम में लिखा हुआ है। sin A प्लस B बराबर 1/2, इसमें दिया क्या है? A प्लस B ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल टू 90, और A बड़ा है B से। A और B की वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ी देर इसको देख के पजल मत होना, वैसे ले लो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना हमने। इससे देखो A B की तो वैल्यू तब निकलेगी ना जब A B एंगल से बाहर निकल जाएगा, ये साइन यहाँ से हट जाएगा, तभी A B की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो दोनों तरफ साइन हो कैंसिल कर देंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे तब A B बाहर निकलेगा। अब ये बताओ मुझे कि साइन इधर है, इधर साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में कितने डिग्री में साइन की वैल्यू 1/2? 30, साइन 30। अब साइन साइन दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो A प्लस B की वैल्यू क्या आ गई? 30। ये इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह इसमें भी एक इक्वेशन बनाओ, cos A प्लस B, ये माइनस है, सॉरी ये यहाँ क्या है? इसमें माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, मैंने प्लस लिख दिया। माइनस लिखो और यहाँ प्लस लिखो। अब कोस आ गया, कोस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 1/2। अब कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये कोस में बताना 1/2 किसकी होती है?
cos ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री की होती है। इसमें तुलना करने पर क्या आ जाएगा? a प्लस बी 60। नंबर 2। अब 1 और 2 में से हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। जैसे x y की निकालते हैं ना, सिंगल ए बी दोनों में है ना, तो a की वैल्यू निकालोगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, कितना हो गया? 45। और b निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, b निकालना है तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो। 30/2 कितना हो गया? 15। तो इसमें a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 और b की वैल्यू कितनी आई है? 15 डिग्री। ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी में जो b पर समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो, अब tan की वैल्यू दे रखी तो क्या होता है? tan क्या होता है? L/A। कौन सा गाय? L कितना है? a कितना है? वर्गमूल 3। कर्ण कितना होगा? दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, जोड़ दो 4 का रूट क्या होगा? 2। ठीक है, हो गया। अब ये सब वैल्यू निकालो, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। एक बार त्रिभुज होगा क्योंकि तुम पजल होगे उसमें। इसमें क्या रखा है? बी पर समकोण बी, इसका मतलब ए और सी यहाँ है, बी यहाँ है तो ए और सी यहाँ होगा। इसमें कर्ण कितना है? 2। आधार कितना है? क्योंकि यहाँ tan a दे रखा है तो a तो इधर लोगे, जो एंगल दे रखा है वो एंगल यहाँ लोगे। ये कितना आधार? वर्गमूल 3 और ये। ठीक है। अब मुझे एक मान बताते जाओ, sin a का मान क्या है इसमें? साइन ना सॉरी, ये 1/2। कोस c का मान क्या है? देखो a लिया है तो लंब ये है, परपेंडिकुलर बेस ये है, इसने अब c बोल दिया, कोस c ये एंगल है तो लंब क्या होगा? ये होगा ना, आधार ये होगा। कोस क्या होता है? कोस c आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण तो ये आधार ये हो गया 1/2 प्लस कोस a, अब सीधा ही दिया है कोस a है तो आधार कौन सा है? ये, और कर्ण क्या है? वर्गमूल 3/2 और गुणा में साइन c लंब ये है, लंब बटे कर्ण कितना है? वर्गमूल 3/2। ये बात समझ में आ गई? जो एंगल लेते हो उसके सामने की जो फ्रंट की जो साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, दूसरी क्या होगी? आधार। कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण तो सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 क्या होगा? 1/4 और इसमें क्या है? ये 3/4, एलसीएम 4, 1 + 3 4/4, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घड़ी ये मैंने बताया था तुम्हें, क्वेश्चन घड़ी बनाओगे ऐसे, ये पीछे आया भी था, ये 14 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में कितना एरिया? ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है? इसमें r तो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में कितना एंगल बढ़ेगा? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में एंगल चाहिए हमें 60 मिनट में कौन बनता? 360 का, 1 मिनट में बनेगा 360/60 और 5 मिनट में गुणा में 5, 6 36 6 पंजे 30 डिग्री, ये है थीटा। ठीक है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसमें क्या होगा? पाई r² थीटा बाय 360।
पाई की वैल्यू 22 बटे आर कितना है 14 गुना 14, थीटा कितना है 30 डिग्री और बटे 360। ठीक है, मान रखो 0 से 0 कैंसिल, 12 7 दूनी 14, 2 से 12, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 22 सत्ता 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये है सेक्शन सी शुरू हो गया और ये 3-3 नंबर के हैं और इसमें देखो ये भी कुछ बड़ा ही तैयार कर रखा है, ये भी सीधा नहीं है, वो है सिंगल दे रखा है तो ये बड़ा ही होता है। मैंने कहा था इसके साथ कुछ गुणा में कुछ जमा में है तो 2-3 लाइन में हो जाता है, ये सिंगल है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्या में हम लिख सकते हैं। स्क्वायर करो एस डी एस पी स्क्वायर बाय क्या स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई पी स्क्वायर बराबर 3 पी स्क्वायर किसका है 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3। इसमें क्या है p 3 का गुणज है, तो सॉरी पी स्क्वायर 3 का गुणज है, तो p भी क्या होगा 3 का गुणज है। ठीक है, और ये नंबर 2, ये 3 का गुणज है तो इसको सपोज करो थोड़ी देर के लिए। हम p को मान लेते हैं 3m मान लेते हैं, p की वैल्यू क्या है 3 का गुणज है 3m मान लिया। अब p की वैल्यू इसमें रखो नंबर 1 को, नंबर 1 इसमें रखो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये 9m स्क्वायर 3q 3 से कट गया, ये q स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3m स्क्वायर। अब q भी वही है, q स्क्वायर 3 का गुणज है, क्योंकि हम दोनों को एक ही संख्या गुणज बनाना चाहते हैं। p तो बना दिया हमने, अब किसका नंबर है q का, तो क्या है q स्क्वायर 3 का गुणज है, मल्टीपल है 3, q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो q भी 3 का गुणज, ये नंबर हो गया 3, 1 2 ये। अब 2 और 3 में क्या कहा है, ये p 3 का गुणज है, q भी 3 का गुणज है, ये दोनों 3 के गुणज हैं, 2 तथा 3 से p तथा q 3 के गुणज हैं, दोनों 3 के गुणज हैं। अब मैं यूं कहूंगा कि 6/9 है, दोनों 3 के गुणज हैं, 3 तो इकट्ठा है दोनों, तो ये कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती जब तक इकट्ठा परिमेय संख्या नहीं है। इसको काट दो 3 गुण 6 3 क्या 9, ये कटना जब बंद हो जाए जब परिमेय संख्या है, तो यो भी 3 तक कटा है, यो भी 3 तक कटा है, तो हमने मान लिया परिमेय संख्या ये तो गलत मानना है हमें। अतः हमारी कल्पना गलत है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय। ठीक है, 27वां, ये पेपर जरूर करिए, सभी ने करना है और कई बार करना, अपने रकम देखो और अपने हाथ से करो, इसको पढ़ो मत, याद मत करो, अपने हाथ से वैसे करो। सो एक जब ये बोर्ड में बनाया है तो इसका मतलब बोर्ड पैटर्न ये है, तो कुछ क्वेश्चन भी मिलते जुलते ही होंगे, ऐसे ही होंगे।
27वां, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसका एक शून्य 8 हो और शून्यकों का गुणनफल क्या हो? अब द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं? x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या ये दोनों चीज है हमारे पास? शून्यकों का योगफल है, वो तो गुणनफल है। पी तो दे रखा है, पी तो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरो -56, लेकिन सब नहीं है। उसमें से एक शून्य दे रखा है, एक शून्य है क्या दे रखा है? 8 है और दोनों का गुणनफल है -56। तो दूसरा शून्य कैसे निकालोगे? दोनों की गुणा कर रखी है। मानो दो संख्या है, दोनों की गुणा कर रखी है, यानी कि हमारे पास 6 है, नहीं तो 6 है, उसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी कैसे निकालोगे? भाग कर दोगे इसको, 2 से काट दोगे जब दूसरी आओगी। गुणा को 1 से भाग कर दोगे तब दूसरा शून्य का आएगा। 8 से तो -7, ये दूसरा शून्य है। ठीक है, अब है s तो है हमारे पास, दोनों का जोड़ करियो। 8 जमा में -7 कितने हो गए? एक तो 8 है, दूसरा -7 है, माइनस कितने हो गए? 1 आ गया ना। और गुणनफल कितना है? प्रोडक्ट ये तो दे रखा है। अब इसमें रख दो x स्क्वायर द्विघात बहुपद, ये फार्मूला लिखोगे। x स्क्वायर माइनस एस एक्स, माइनस एस 1 है, 1 है, x लिख दो और p की वैल्यू -56 है। ये आ गया द्विघात बहुपद। 28वां, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, मान लो 2 अंक है, इकाई और दहाई। जैसे एक संख्या मान ली हमने 5 और 4, इकाई का 5 दहाई का 4 है, इसमें x और y मान ली। अंकों अच्छा संख्या है तो हम क्या मानेंगे? माना इकाई का अंक, माना संख्या ले, एक एक करके मानोगे। इकाई का अंक क्या है? x और दहाई का अंक क्या है? y। संख्या क्या होगी? नंबर कैसे बनाते हो? दहाई के अंक को 10 से गुणा करो और इकाई का अंक जोड़ दो, यही तरीका ना। मैं ये कहूँ एक संख्या है, इकाई का अंक तो 4 है, नहीं इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 4 है। वैसे थोड़ा लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे? दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दो और इकाई का अंक जोड़ दो। 40 से 5 45 फिर बढ़ेगी संख्या, वो नहीं लिख सकते आप। तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, क्योंकि हमें संख्या x और y ऐसे ये है, 2 अंक है ऐसी संख्या। और क्या कहता है ये? इन दोनों का योगफल, अंकों का योगफल, जैसे इसमें 9 है, जैसे मैंने 45 ले लिया, दोनों का जोड़ 9 है ना, तो इसी तरह की कोई संख्या होगी। ये नहीं है, हो सकता है ये भी हो, 7 दोनों कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये देख के दोनों का जोड़ 9 है। साथ से इस संख्या का 9 गुणा और अंकों के क्रम को उलट देने पर इसके क्रम उलटेंगे। यदि उल्टा कर दें, अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी? अंक पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी? 10 उल्टा हो जाएगा। 10x प्लस x की जगह y और y की जगह ऐसे बने, xy है तो ऐसे बन जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी। अब जैसे ये कहता हूं उसी तरह लिखो। पहली कंडीशन क्या कहता है? अंकों का जोड़ 9 है, समीकरण नंबर 1। और इस संख्या का 9 गुणा लिख क्या ना, संख्या ये दे रखी है हमारे पास 10y प्लस x, इसका कितना है? 9 गुणा। किसके बराबर है? अंकों के क्रम को उठने पर प्राप्त संख्या का 2 गुणा उसके बराबर है। अंक पलटने पर जो संख्या है हमारे पास 10x प्लस y, उसके 2 गुणे के बराबर है, ये है। अब ब्रैकेट खोल दो इसमें, 90x 90y प्लस 9x बराबर 20x
प्लस 2y। अब एक्स वाई को तो इधर ले आओगे, सारे इधर आ जाएंगे। 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। x कितने रह गए? माइनस के 11x और ये प्लस के 88y। किससे डिवाइड हो रही है? माइनस 11 से डिवाइड कर दो। x 11 थे 88, चिन्ह भी बदल गए, माइनस 11 से बात करें। नंबर 2। अब इसमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू ये बताओ मुझे क्या है। ठीक है, इसके नीचे लिख दो x प्लस y बराबर 9। नीचे क्या लिखोगे? 1, इसमें x तो माइनस लगाओगे 1, हाँ, और माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी 1 प्लस 8। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। पहले x को दबाओ, माइनस 8 नहीं 72 और माइनस क्या होगा 0, माइनस 72 और माइनस 0। अब y निकालो, y को दबा दो। 9 माइनस 0 9। ठीक है, ये है माइनस 72 माइनस ये प्लस 72 बटे 9 9 8 72 और यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी? 9 बटे 9 1। तो इकाई का अंक हमारे पास, इकाई का अंक क्या है? 8। दाई का अंक क्या है? संख्या ये होगी। ठीक है, ये संख्या जो लगती रहती है। एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी 100 मीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसमें कुछ क्या, अब दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है? 100 किलोमीटर। अब इसमें कार दौड़ रही है इस रोड पे, कार तो देखी होगी तुमने? ठीक है, नहीं देखी? यहाँ देख लो। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। कार एक बार तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में चला दी और एक बार एक ही डायरेक्शन में चला दी। ठीक है, एक डायरेक्शन चलाएंगे तो आगे जाएंगे, क्योंकि उसकी है ना स्पीड दे रही। इसकी स्पीड मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है यदि ये एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के बाद मिल जाती, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। आगे ए बी से चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो इधर सी बिंदु कहीं ना कहीं मिलेंगे। यदि यहाँ से विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिल जाती है। एक दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। इसका मतलब है ये जो ए बिंदु से चली है, तेज चली है, इधर चली है, पकड़ लिया 5 घंटे के बाद, और विपरीत दिशा में चली है तो कहीं ना कहीं 1 घंटे के बाद कहीं ना कहीं मिल जाती है। समझ में आ गई? तो दोनों कारों की चाल निकालनी, एक्स और वाई मान ली हमने, वो मान लो, माना कार ए की चाल x किलोमीटर और कार बी की चाल ये है y किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? दूरी कुल दूरी 100 किलोमीटर। दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। प्रश्नानुसार अब मुझे ये बताओ कि दूरी का फॉर्मूला कैसे होगा? चाल गुना समय, ये होता ना, यही होता ना। पहले किस दिशा में चलाएंगे? एक दिशा में चलाएंगे। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? टाइम तो 5 घंटे हो गया। 5 घंटे में चाल है 100 x, चाल इसकी x है, 5 घंटे में कितनी करेगी? 5x। चाल 5, समय 5 है, चाल क्या है? x, तो चाल गुणा समय होता है 5 घंटे में इसकी दूरी होगी 5x। ये यहाँ तक a से c तक 5 होगी और b से c तक इसकी क्या होगी? 5y।
इकट्ठी चली हैं, उसकी 5 घंटे, क्योंकि उसकी स्पीड है y, तो उसकी 5y होगी। यदि 5x में से 5y घटा दें तो कितना बच गया? 100 बच गया। कितना बच गया? ये लाइन समझ में आ गई बताओ है। अब दोनों ये सभी 5 से भाग हो रहे, 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 20 हो गया ना। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यही चीज है समझने की, और तो 2 चाल माननी, ये चीज है समझने की, ये जो लाइन लिखी है मैंने। दूसरा क्या कहता है, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते तो 1 घंटे के बाद मिलते। अब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1x, 1 घंटे में 1x, या 1 घंटे में क्या करेगी? 1y, कहीं ना कहीं मिलेगी 1x इसका 1y इसका, तो दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ये बात समझ में आ गई। अब x और y की वैल्यू निकालोगे, मैंने कहा था तुम्हें दोनों एक जमा हो एक घटा हो, x निकालोगे शुरू वाला, तो दोनों का जोड़ और उसका आधा, 120/2 60, और y निकालोगे तो दोनों को घटा दो, बड़े में छोटा घटाइयो, ये 100 - 20/2, ये 80/2 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कारे की चाल बोलो क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 29वां क्वेश्चन, y-x पर एक बिंदु खोजे जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। y-x पर क्या होता है? y-x पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। अब x की वैल्यू 0 लिखोगे, y की वैल्यू y लिखोगे। y-x पर तो ऐसा बिंदु मानते हो, और ये 2 बिंदु दे रखे हैं और समान दूरी पर है, इनका नाम भी दे रखा है a और b, और -4 3, इसको p मान लो। इन दोनों की दूरी क्या है? बराबर, p a बराबर, तो ये लिख लो, माना y-x पर बिंदु ये p a बराबर pb, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर क्यों किया? रूट हटाने के लिए। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालो, pa 0 - 6 का स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर बराबर, रूट लिखेंगे स्क्वायर, इसमें ये क्या होगा? 0 - क्या हो जाएगा? +4, और y - 3 का स्क्वायर। अब खोलो ब्रैकेट को, 36 a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 5 × 10 माइनस के 10y बराबर 4 का स्क्वायर 16, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -3 दूनी 6y, y स्क्वायर कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ नहीं, y को इधर ले आओ, -10y और -5 + 6y, अंकों को उधर 16 + 9 और 36 को ले जाओगे उधर, 25 को भी ले जाओगे उधर। ठीक है, 16 और 9 25, 25 प्लस के 25 माइनस के कैंसिल हो गए, ये कितना रह गया? माइनस का 4y और -36 काट दो, y माइनस से -36/में 4, 4 × 36, y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अतः जो बिंदु है वो कौन सा हो गया? अतः बिंदु 0 और y की वैल्यू क्या है? 9, ये बिंदु। 30वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि sec² θ + cosec² θ रूट tan θ + cos θ। अब इसमें सबसे पहले SBS कर लो, ये रूट हटा, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी sec² θ + cosec² θ = tan θ + cos θ, ये बन जाएगी, और इसका स्क्वायर।
अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें राइट हैंड साइड लेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा उसका स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, राइट साइड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। अब tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फार्मूले होते हैं tan स्क्वायर के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले दोनों इसमें यूज हो गए, tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस 1, कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें रख दी। tan इंटू कोट दो अपोजिट हैं और प्लस 2 tan स्क्वायर इंटू कोट इसकी वैल्यू 1, क्योंकि दोनों उल्टे हैं ये 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 2 और प्लस 2 ये कैंसिल हो गए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमने शो करना। तीसरा क्वेश्चन का ये और है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये सर्व समीकरण इसको लागू करके इसका यूज करके हमने ये सिद्ध करना है कि ये साइड कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें कोट चाहिए, तो कोस को किससे डिवाइड करोगे, कोट बन जाए साइन से, तो अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, सभी को साइन से डिवाइड करो, कोस ऑफ ए बाय साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन नीचे भी इसी तरह कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और माइनस 1 बाय साइन ए। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बाय साइन कोट ए माइनस 1 प्लस साइन को उल्टा करोगे कोसेक ए अपॉन कोस बाय साइन ये भी कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, ये बढ़ गया कुछ ऐसा। अब कोट और कोसेकेंट इसको इकट्ठा करो, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इसकी वैल्यू रखेंगे आप, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये 1 की वैल्यू होगी इसमें, अपॉन ये नीचे आ जाएगी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, नीचे वाला ऐसे कर सकते हैं। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो फैक्टर बनेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, प्लस का जो फैक्टर है दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, कोट ए प्लस कोसेक कोट ए, यहाँ से 1 माइनस
ये माइनस और अंदर माइनस की ब्रैकेट बचेगी यहाँ, तो साइन उल्टे हो जाएंगे, कोसेक ए और प्लस कोट ए अपॉन कोट ऑफ ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसमें देखो ये दोनों फैक्टर इक्वल कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा कोट ऑफ ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें शो करना, पल्स में है, आगे पीछे कैसे लिखें। ये था 30वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे जैसे वह इमारत की ओर चलता है उसकी आंखों से इमारत के शीर्ष तक उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, 30 से 60 डिग्री बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए कि वह इमारत की ओर कितनी दूरी तक चला। ये जैसे ये है, ये इमारत है और ये इमारत कितनी है 30 मीटर ऊंची, और ये बेस हो गया। एक लड़का सपोज करो यहाँ है, ये खड़ा है, और इसकी ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर, और ये इमारत की तरफ चल रहा है। ये ऊंचाई क्योंकि इसका जो एंगल है यहाँ से बनेगा, जब वो देख रहा है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री। अब जैसे जैसे वो चल रहा है उसका एंगल 30 से कितना हो जाता है, इमारत की तरफ बढ़ रहा है। तो सपोज करो यहाँ ये, और यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण वो हो गया उसका 60 डिग्री। तो उसने ये पूछा है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के आया। इसमें हम नाम देते हैं A B C D। ऐसे फिगर में हम क्या निकालते हैं, दो ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल का बेस निकाल लें और बेस का को डिफरेंस कर लें। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, नीचे कितना है 1.5, ऊपर पूरा 30 है, ये ऊपर कितना रह गया 28.5 मीटर। तो ये साइड है। अब हम इसको करेंगे इमारत की ऊंचाई 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई क्या है, लड़के की लंबाई ये है 1.5 मीटर। इसमें आकृति में एंगल ए कोण ए हमें 30 डिग्री पहली पोजीशन उसकी, दूसरी पोजीशन बी है उसकी, और ये एंगल है 60 डिग्री। CD जो है वो कितना है, CD बराबर 28.5। इसको यदि मैं CD है 30 में से हमने 1.5 माइनस कर दिया, तो ये 28.5 मीटर। अब हम दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल होंगे, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACD, दोनों में हम आधार निकालेंगे, इसका आधार BC और इसका आधार AC। तो ऐसी फिगर में हम क्या करते हैं, AB ये जो डिस्टेंस है, दोनों जो बेस है उसका डिफरेंस उसके बराबर लिखते हैं ऐसी फिगर। तो दोनों के बेस निकालेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, BCD।
त्रिभुज बी सी डी, जो साइड निकालनी है वो ऊपर बी सी, और जो जिसकी वैल्यू V1 है वो नीचे सी डी। आधार बटे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया कोट ऑफ थीटा 60 डिग्री। बी सी की वैल्यू निकालनी है और सी डी हमारे पास है 28.5, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। बी सी इज इक्वल टू 28.5 गुणा 1/√3, 1/√3 रेशनाइज करके रूट को हटाओ नीचे से, ये 28.5 और बटे में दोनों में गुणा 3 से काट दो, 3 27 और 3 पंजे 15, ये है 9.5√3 मीटर। ये BC की लंबाई है। अब दूसरा क्या है, ACD में इसमें AC निकालें। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में इसमें AC निकालनी है, AC, इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं बीच में, यहां से ये, हाँ इसमें AC ऊपर और गिवन है CD वो नीचे, ये भी कोट ऑफ 30 डिग्री। AC की वैल्यू निकालनी है, ये है 28.5 और कोट 30√3। AC की वैल्यू आ गई 28.5√3 मीटर। अब उसकी दूरी निकालनी है, कितनी दूरी वह चल के आया यहां से A से B तक, AB जितनी दूरी चल के आया वो क्या है AB, और AB क्या है AC माइनस BC। AC की वैल्यू है 28.5√3 और ये है 9.5√3। 28 में से 9 गया, ये 19.5√3 मीटर, ये आ गया, ये इतनी दूरी चल के आया है। अब सेक्शन डी, ये 5-5 नंबर के हैं। इसको यही जगह है हमारे पास, इसको यही कर लेते हैं। 32वां क्वेश्चन, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम है 24, और छठे और 10वें पद का योग क्या है 44। 6 और 10 ये टर्म इन दोनों का सम है 44। तो इसमें शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हमने निकालना पहले 3 पद, A और D का मान चाहिए, उसके बाद कितने पद निकालने, तो इसमें से निकालेंगे। A 4th पद कैसे लिखेंगे, 4th टर्म को A + 3D, 8वें पद को A + 7D, ये 24, ये 2A + 7 और 3 10A 10D, और ये 24 दोनों सब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो 12, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसमें से क्या आएगा, छठे पद को क्या लिखेंगे A + 5D, 10वें पद को A + 9D इज इक्वल टू 44। A कितने हो गए 2A + 14D, ये 44। इसमें भी 2 से डिवाइड होते सब, ये A + 7D 2 से डिवाइड कर दो 22। अब दोनों में से A और D की वैल्यू निकालो, इसे लिया उसको A + 5D, ये है 12, माइनस पर घटाने पर माइनस करो,
माइनस माइनस साइन चेंज करो, कैंसिल हो जाए, 7 में 5 गए 2d, और ये 10, d की वैल्यू क्या होगी 10/2 5, ये तो d की वैल्यू। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस a प्लस 5d, d की वैल्यू हमारे पास 5 है, बराबर 12, 5 पंजे 25, 25 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, a बराबर -13, और d की वैल्यू है 5। ये दो वैल्यू निकल गई। अब a p के कितने पद निकालो, पहले 3 पद, a p के पहले 3 पद, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली टर्म है हमारे पास -13, इसमें ये जोड़ते जाओ। अब -13 में 5 जोड़ो, कितने आ गए हमारे पास, ये है -8, फिर आगे -8 में फिर 5 जोड़ो, ये आगे -3, तो ये है -13, -8 और -3, ये ए पी के पहले 3 पद। 33वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी, बी सी और माध्यिका ए बी, ए बी, बी सी और माध्यिका ए डी, क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम, ये समानुपाती है। और सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब दत्त तो ये स्टेटमेंट है, ऐसे कैसे लिखेंगे, और साध्य ये है हमारे पास, दत्त यानी गिवन, साध्य है टू प्रूव त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्योंकि यहाँ हमारे पास जगह कम है, इस प्रमाण को यहाँ लो, ये गिवन जो स्टेटमेंट है यहाँ तक, और टू प्रूव साध्य ये कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं। अच्छा, सिमिलर दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी, इन दोनों के क्या है समानुपाती है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, और माध्यम कौन सी है, ए डी अपॉन पी एम, ये समानुपाती है। दीर्घ क्या है, दो त्रिभुज हैं उसमें ये दिया हुआ है, गिवन है, ये प्रूव करना। तो प्रमाण में क्योंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ये लिख लो जो दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस त्रिभुज में दो भुजाएं और माध्यिका, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और माध्यिका मीडियन, ये है प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। अब BC, क्योंकि माध्य क्या होती है, मध्य बिंदु होती है, डी बी सी का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यहाँ भी M क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है मध्य बिंदु में। तो इसमें ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को मैं लिख देता हूँ बी डी का डबल, बी सी क्या है, दुगुना बी डी, और क्यू आर क्या है, क्यू एम का डबल, दुगुना क्यू एम, और ये है यहाँ लिखोगे क्योंकि डी बी सी का तथा एम
क्यू आर का मध्य बिंदु। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आ गया। अब ये देखिए कौन सी ट्राइंगल की साइड है जो प्रोपोर्शनल है। ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। ये इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इसकी तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। और साइड क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो समरूप करने के लिए इसमें 2 साइड तो प्रोपोर्शनल हैं, ए बी और बी सी। हमें एक तीसरी कंडीशन और चाहिए, या तो एक एंगल चाहिए या तीसरी साइड, या तो 2 साइड उनके बीच का एंगल चाहिए इक्वल, या फिर तीसरी साइड प्रोपोर्शनल हो जाए, जिससे कि हम कह सकें दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमारा क्या है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम ये दोनों हमने सिमिलर कर ली। तो सिमिलर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल होंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब जो चाहते थे हम हो गया, एंगल चाहते थे 2 साइड प्रोपोर्शनल हैं और एंगल बीच का इक्वल है, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। तथा 2 साइड लिख लो, ये ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। फिर ठीक 2 साइड प्रोपोर्शनल हैं और एक बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नियम क्या है? एस से एस समरूपता नियम, और ये हमने सिद्ध करना। 34वां क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% तक चीनी की चाशनी होती है। ज्ञात कीजिए कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी मिलेगी। प्रत्येक का आकार एक सिलेंडर जैसा है, जिसके 2 अर्धगोलाकार सिरे हैं, जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ऐसी है कुछ ये फिगर, ये ऐसी गुलाब जामुन। ये तो हो गया बेलनाकार सिलेंडर और सिरे लगा दिए उसे अर्धगोला। ये और ये कुल जो सिलेंडर की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है अर्धगोलाकार जो उसका व्यास क्या है 2.8 है। रेडियस क्या होगा 1.4, त्रिज्या भी होगी। टोटल वॉल्यूम निकालेंगे इसका 30% क्या है चाशनी है इसमें, तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे इसका वॉल्यूम क्या है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरा गोला आधा गोला इधर आधा गोला इधर पूरा गोला होता है। पूरे गोले का ये दोनों को जोड़ देंगे, ये वॉल्यूम आएगा एक गुलाब जामुन का। तो एक एक करके लिखेंगे हम। बेलन की ऊंचाई है एच की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की या गोले की त्रिज्या अर्धगोला लिख लो, ये है व्यास 2.8 है, आधी 1.4 सेंटीमीटर।
बेलन की त्रिज्या क्या होगी, वो उतनी होगी क्योंकि इसके साथ प्रत्यारोपित है, जुड़ा हुआ है। ये दोनों बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। एक गुलाब जामुन का आयतन, इसका वॉल्यूम निकाला। ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है और गोले का, क्योंकि दो अर्ध गोले हैं और दोनों जोड़ दी पूरा गोला हो गया। दोनों में कॉमन पाई और आर भी, क्योंकि आर दोनों का सेम है। अंदर h प्लस 4/3 आर ये रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर कॉमन आर हमारे पास है, ये 14/10 होगा, 10 में हटा दो। h कितना है, h है 5 प्लस 4/3 आर की वैल्यू 14/10 में आ गई। एलसीएम लो, 22/7 14/10 गुना 14/10, एलसीएम लो इसका, ये है 10 या 30, 30 पंजे 150 और 14 चौके 56, 30 एलसीएम। ये 22/7 14/10 14/10 और ये है 206 हो गया बटे 30, ये वॉल्यूम। अब 45 का, ये तो एक गुलाब जामुन का, 45 का गुलाब जामुन क्या होगा, इसको 45 से हम गुना करते हैं। और इसमें क्या है, चाशनी। अब उसने पूछा है ज्ञात कीजिए कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी मिलेगी। चाशनी निकालना है। अब इसमें चाशनी देखो, चाशनी क्या है, पूरे वॉल्यूम का 30%। पूरा लिख दो, हम काटेंगे बाद में, काटेंगे इसको। इसका 30%, 30% हम 30/100। अब काट लो, एक बार ही गुणा कर दो, 30 से 30 कैंसिल और 7 दूनी 14। जीरो वाली संख्या यदि पूरी कटती हो तो काटो, वो नंबर काटो। 2 से 2 पंजे 10 और 5 नहीं 45, ये तो कट गया। अब सभी गुणा करेंगे। 9 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 गुना 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और बटे में क्या है 100 10 1000। अब इसकी गुणा करके हम 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 34 का और है। रशीद को उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में एक प्लेन टॉप यानी कि लट्टू जो घूमने वाला होता लट्टू मिला, जिस प्रकार से जन्मदिन से कोई रंग नहीं है, वही से अपने क्रेयॉन से रंगना चाहता है। लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक गोलार्ध है। शंकु है नीचे, ऊपर आधा गोला बना, आधा गोला लगा हुआ है। पूरे लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये ऊपर से नीचे तक 5 सेंटीमीटर है और व्यास 3.5। व्यास 3.5 यानी कि त्रिज्या कितनी होगी 3.5 और बटे 2, दशमलव हटाओ 35/2 और गुणा में 10, 5 गुणे 10, 5 से 35, ये 7/4 सेंटीमीटर। ये है इसकी रेडियस। वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे उसे रंगना है। क्षेत्रफल का इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल और इसका वक्र पृष्ठ आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखो हमें तो एक तो आर चाहिए, आर है हमारे पास, और इसमें आर चाहिए, आर वही है, इसका एल और चाहिए। अब ऊंचाई देखो क्या है, ऊंचाई अर्ध गोले में
7/4 है रेडियस, ये 7/4 है, तो ऊंचाई भी 7/4 होगी और पूरी 5 है। तो शंकु में शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई ये है, पूरी जो ऊंचाई है 5, उसमें से 7/4 माइनस कर दो, 4 4 15 20 में 7, ये 13/4 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू है। हमें निकालना l। l क्या होता है? h² प्लस r², ये l होता है। h की वैल्यू h 13/4 स्क्वायर, r 7/4 रूट 13 169/16 और ये है 49/16, जोड़ दो 9 18 10 और 1 11 और 2 218/16 18 और 16 का रूट 4, ये सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या है? दोनों को जोड़ दो, पाई आर एल प्लस 2 पाई r²। दोनों में पाई कॉमन, r कॉमन, यहाँ से l बच गया, यहाँ से 2r, वैल्यू पुट करो 22/7, r इसमें क्या है? 7/4 और l की वैल्यू है हमारे पास ये 218 रूट 4 प्लस 2r की वैल्यू 7/4। अब इसमें ये कटेगा नहीं, 4 भाग में जाएगा, 22/7 7/4 और 1/4 अंदर है, 7/14 प्लस 218 रूट 22 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4 2 11 11/4 और 14 प्लस 218 रूट, ये है वर्ग सेंटीमीटर। 35वां क्वेश्चन, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान निकालें। तो CF इसमें क्या निकालेंगे? F दे रखा है, CF निकालेंगे। ये है CF के लिए अलग सी सीम बनाना। CF में क्या होगा? पहले 5, फिर 5 में x जोड़ोगे 5 प्लस x, फिर 20 और जोड़ दो 25 प्लस x, इसमें 15 और जोड़ दो 40 प्लस x, इसमें y और जोड़ दो 40 प्लस x प्लस y, और इस ये लास्ट किसके इक्वल होगा? इसमें 5 और जोड़ोगे 45 और x प्लस y, और ये टोटल आ जाएगा 60 के इक्वल। एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी। इसमें माध्यक दे रखा है मीडियन 28.5 का, x और y की वैल्यू, दो इक्वेशन चाहिए हमें, दो वेरिएबल निकाले, दो इक्वेशन। तो एक तो ये है कि टोटल x प्लस y प्लस 45 इज इक्वल टू 60, क्योंकि टोटल 60 दे रखा है। x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? 60 माइनस 45, x प्लस y इज इक्वल टू 15, ये नंबर 1, ये 15, एक इक्वेशन आ गई। एक हम फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा? हम यहाँ निकाल देते हैं फार्मूला। मीडियन के लिए पहले तो मीडियन क्लास माध्यक वर्ग ये क्या है? क्योंकि मीडियन 28.5 है। अब 28.5 देखो कहाँ है? 28.5 इसके बीच में है, तो इसमें माध्यक वर्ग क्या है? 20 से 30, ये आ गया माध्यक वर्ग हमारा, ये माध्यक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लेंगे। इसमें माध्यक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक या मीडियन, उसकी वैल्यू होती है L प्लस n/2 माइनस CF/F
इंटू आई, ये फार्मूला होता है। माध्य की वैल्यू क्या है इसमें 28.5, एल सभी वैल्यू एल की वैल्यू 20 और n/2, ये n/2 क्या होगा n/2 60/2 या 30। और क्या चाहिए CF की वैल्यू जिसमें मध्य फर्क है CF से पीछे वाला 5 + x और f चाहिए। f की वैल्यू क्या है इसमें, f की वैल्यू 20 और i क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है सभी का 10। ये वैल्यू पुट करो 20 + n/2 30 CF, उसकी वैल्यू माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे 5 - x बाय f की वैल्यू 20 और i कितना है 10, ये कैंसिल कर दो। 20 को इधर ले आओ, 28.5 - 20, ये 30 में से 5 गए 25 - x और बटे में 2, ये हमारे पास 8.5 बराबर 25 - x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 8.5 × 17 25 - x और x की वैल्यू क्या होगी 25 - 17, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ये आ गई। अब x को हम इसमें रखेंगे नंबर 1 में, इसमें x की वैल्यू है 8 + y बराबर 15 और y की वैल्यू क्या होगी 15 - 8, y बराबर 7, तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू क्या है 8, ये दो वैल्यू आ गई। ये था 35वां क्वेश्चन। और नीचे दी गई तालिका में इस इलाके में 25 घरों के भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय CI दे रखे इसमें 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। और क्योंकि इसमें हमें मीन निकालना है, क्या निकालना है माध्य व्यय मीन, तो उसमें मध्यमान x के लिए वैल्यू छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 5 12 2 2, इसका सम क्या होगा 9 21 और 25। तो x क्या होगा, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, 250 250 का 225, ये जोड़ दो 350, जो आधा करो 175, डिफरेंस कितना 50 का, आगे 225 बड़ा 50 275, इसके बाद 325, ये है x। अब f और x की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है इसका माध्य है यानी कि मीन सिग्मा fx, डायरेक्ट मेथड उपयुक्त विधि बोला उसने, वो इसी विधि अपना लो उसमें, स्टेप डेविएशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसको। हाँ, मल्टीप्लाई करो 4 से, ये 500, 5 से 5 में 25, 5 में 35 और 2 37, 5 में 5 और 8, 12 में 60, 12 में 24 और 6 30, 12 में 24 और 3 27, 275 दूनी 550, 325 दूनी 650। अब इसको जोड़ दो, इकाई का 5 5 और 5 10 और 7 17, ढाई का 1 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27 और 5 32, 3 3 और 2 5। तो सिग्मा fx आया हमारे पास 5275 और बटे में 25, 25 से भाग कर दो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 211। ये है इसका मीन। ये क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन।
36वां क्वेश्चन, एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को धारा के अनुकूल जाने की तुलना में नाव के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नाव को जैसे हम पानी में या नदी में जिसमें बहाव है उसमें नाव को चलाएंगे, जैसे ये नदी है, इस तरफ पानी बह रहा है, इसमें यदि हम नाव को चलाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी? इसमें क्या है, मोटर बोट की गति इसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर की दूरी, ये 15 किलोमीटर गई है और 15 किलोमीटर फिर वापस आई है, और उसमें जो टाइम गया है जाने में लगा है और आने में लगा है, दोनों का 1 घंटे का डिफरेंस है। धारा की गति x किलोमीटर है, धारा का मतलब पानी का, ये पानी की गति क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो पानी की चाल। सपोज करो देखिए नदी में तैरते हो, नदी में तैरते हो, जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ तेज गति से तैरोगे, और जब विपरीत दिशा में तैरना पड़े तो जोर लगेगा। यही है ना, यही बोट है। एक तरफ जब धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब जिस तरफ बहाव है उस तरफ बोट चला रहे हैं तो तेज चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि पानी की चाल यानी कि धारा की चाल और बोट की चाल, ये मोटर बोट, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, इसलिए तेज गति चलती है। और विपरीत दिशा में जब चलेगी, मोटर बोट में से पानी की चाल माइनस करनी पड़ेगी, तब वो उसकी वास्तविक चाल हो। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर बोट की चाल स्पीड ऑफ मोटर बोट ये 20 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में बोट की चाल 20 प्लस x, और धारा के विपरीत बोट की चाल ये है 20 माइनस x, क्योंकि इसमें हम 20 को आगे रखे, मोटर बोट जो है उसको आगे रख रहे हैं, वो चाल ज्यादा होनी चाहिए। अब कुल दूरी क्या है जो गई है, मोटर बोट 15 किलोमीटर ये गई है और 15 किलोमीटर वापस आई। तो अब इसमें देखो कंडीशन क्या होगी, 1 घंटा जाने का और आने का दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 घंटे का डिफरेंस है। अब जाने का समय क्या है, समय होता है वो होता है दूरी बटे 4, ये होता है, ये फार्मूला लगाएंगे। तो उसमें जब गई है बोट तो उसमें दूरी 15 किलोमीटर, प्रतिकूल क्या होगा 20 माइनस x, ये पहले का तो ये है किलोमीटर पर आवर। दूसरा है गति, दूरी और समय के बीच में संबंध। संबंध ये मैंने लिख दिया, क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, या दूरी बराबर 4 गुना समय। थर्ड क्या है, धारा की गति के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। 15 कॉमन और साथ में एलसीएम भी ले रहे हैं, 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स। 15 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 से गुणा करोगे 20 प्लस एक्स और ये माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, बराबर 1। 20 से 20 कैंसल, 15 और अंदर है 2x और नीचे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30x बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस के 400, ये प्लस का 30x है। अब फैक्टर बनाओगे, गुणा करो 400 माइनस करने पर 30, 40 और 10। साइन उल्टे होंगे, बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का। x लगा दो, फैक्टर बन गई। x की वैल्यू क्या होगी माइनस 40 और x की वैल्यू होगी 10। ये तो हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 10। तो इसमें एक तो द्विघात समीकरण बनाए, समीकरण तो ये बन गए, एक तो समीकरण ये बन गई। आगे क्योंकि यह है इसमें, ये तो ये करना था, ये धारा की गति उसमें क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 37वां क्वेश्चन, स्कूल खेल समिति ने छात्रों और कर्मचारियों के लिए खेल दिवस टी शर्ट के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए 4 छात्रों का चयन किया। लोगो डिजाइन चित्र में दिए गए अनुसार है। ये नीचे चित्र दिया हुआ है। दिए गए चित्र में केंद्र O वाला एक वृत्त त्रिभुज ABC में इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं AB, ABC, CA क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है। भुजाओं AB, BC, CA की लंबाई क्रमशः 12, 8 और 10 सेंटीमीटर है। उपरोक्त जानकारी पर फिगर बनाओ एक बार। फिगर ऐसे है, आगे बढ़ी हुई है फिगर ऐसे। A, B और C। ये स्पर्श कर दिया, स्पर्श A, B, B, C, C। इसमें A, B को ये तो D बिंदु पर, B, C को E बिंदु पर और C, A को F पर, ये स्पर्श करता है ये। और इनकी भुजाएं क्या, ए बी कितनी है 12, ए बी याद लिख लो, ए बी कितनी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एडी की लंबाई, ये एडी इसकी लंबाई निकालनी है। बीडी की लंबाई, तो लंबाई कुछ भी हो, चलिए यहां से मान के चलेंगे आप। एडी की लंबाई x मान लो, ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी कि बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वृत्त के ऊपर, और दोनों की लंबाई हमेशा क्या होती है बराबर होती है। तो ये इधर x है, बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं हैं AD और AF, ये x है तो ये भी x होगी। अब पूरी 12 है, ये x है तो ये क्या बच गई 12 माइनस x, ये 12 माइनस x है तो ये भी क्या है, ये भी 12 माइनस x। अच्छा इधर ये पूरी 10 है, ये ऊपर वाली x है तो ये क्या है 10 माइनस x, और ये 10 माइनस x, ये भी क्या होगी 10 माइनस x। अब ये सारी भुजा हम यहाँ लिखेंगे, माना AD बराबर क्या है, मानी है x, और AD और AF दोनों बराबर हो गए। BD किसके बराबर है, पहले भुजाएं भी लिख लो। AB भुजा 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC में BC है 8 सेंटीमीटर, AC है 10 सेंटीमीटर। BD और BE ये दोनों है 12 माइनस x। CF और CE ये है 10 माइनस x सेंटीमीटर। अब ये पूरी भुजा हमारे पास 8 है, दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया 8, क्योंकि BC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC का लिखेंगे BE जमा EC, ये 8 सेंटीमीटर। B की वैल्यू यहां से लाएंगे
ये है 12 माइनस 8, 12 माइनस एक्स, और इसी की वैल्यू है 10 माइनस एक्स, ये बराबर 8 माइनस 2x, 10 और 12 22, 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2x बराबर माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू 7, अब देखो इस प्रश्नों के उत्तर देंगे। AD की लंबाई क्या है? AD हमने x मानी थी, वो 7 सेंटीमीटर। अब BD कितना है? BD 12 में से x घटाओ, यानी कि 12 में से 7 5 सेंटीमीटर। CF की लंबाई, CF है, CF ये 10 माइनस x, ये 3 सेंटीमीटर। और फिर मुझे OAB का क्षेत्रफल निकालना है। ये केंद्र है O यहाँ, और ये OD दे रखा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? OAD, इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है पूरी त्रिभुज का तिहाई है, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? एक, ये 2 और इधर 3। पूरी त्रिभुज का यदि तीसरा हिस्सा कर ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आधार कितना है? 12, और ये लंब आ जाए त्रिभुज की, ये वृत्त का यदि रेडियस आ जाए, वृत्त की त्रिज्या आ जाए, तो ये लंब है, तो 1/2 आधार गुना लंब करते हैं। या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसका तिहाई करो। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज की भुजाएं ये है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 9th में जैसे करते थे, हीरो के सूत्र द्वारा करो इसको, एस निकालोगे, सभी को जोड़ दो और 2 से भाग करो, ये 30/2 15। अब फिर उसका क्षेत्रफल S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकंड और S माइनस थर्ड साइड। 15 माइनस पहली साइड 12 और 15 माइनस 10 और 15 माइनस 8, तीनों एक करके घटा दी, ये 3, ये 5 और ये 7। इसके फैक्टर बना लो, 5 दिए 15, 15 2 है, 15 बाहर निकल जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये थर्ड में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। यदि OAB का निकालोगे तो ये हो जाएगा तिहाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का तीसरा भाग। 15 वर्गमूल 7, 3 से काटोगे 5 वर्गमूल 7 वर्ग सेंटीमीटर, यह क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। ये दोनों भाग निकाल दिए इसमें। 38वां क्वेश्चन, एक सप्तांश जोनी अपने परिवार के साथ ताश खेल रहा था। डेक में 52 पत्ते हैं, गड्डी में कितने होते हैं? 52। यदि उसके भाई ने एक पत्ता निकाला, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? लाल रंग का बादशाह मिलने की प्रायिकता। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 1। बादशाह तो वैसे 4 रंग के 4 होते हैं, लेकिन लाल रंग का उसमें 1/51 2 होते हैं। एक तो ईंट का और एक पान का, 2 होते हैं। और टोटल पत्ते कितने होंगे? 52 पत्ते होते हैं। निकाल के देखा थोड़ा अलग रख दिया उसने, अलग नहीं रखा। हाँ, सेकंड क्या है? फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता। फेस कार्ड जो मूर्ति है कितनी होती है? 3। गोला देगा बादशाह 3 होती है, तो 4 रंग में कितनी होगी? 4 तरह के होते हैं, 12 हो गए। तो उसमें 12 बटे में इसकी प्रायिकता क्या होगी? 12/52। 4 3 12, 4 3 12, 3/13। ये 3/13 ये होगी। ये सेकंड पार्ट है।
थर्ड पार्ट, पान का गुलाम मिलने की प्रायिकता। पान का गुलाम एक बटे 5 सर। एक ही होता है पान का गुलाम तो, ठीक है, 1/52। लाल रंग का फेस, या मतलब या दोनों में से एक करना, लेकिन हम दोनों ही करेंगे। लाल रंग का फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता, लाल रंग का क्या होगा? फेस कार्ड में से 12 होते हैं, उसमें 6 तो लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। 2 तिया 6, 2 26 और 3/26 होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू सर। सर आज की वीडियो है।